हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो अगेन स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस न्यू सिलेबस की टेक्स्ट बुक है सर, तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो आप वीडियो पे फोकस कीजिए। ये टेक्स्ट बुक के स्क्रीनशॉट के द्वारा लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, तो आप फोकस कर सकते हो सर। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप इन वीडियो को देखते रहिए और साथ साथ में रीड करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वैसे यूटिलिटी एनालिसिस। तो पहली बात तो इकोनॉमिक्स जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम इकोनॉमी एज अ होल पूरा एक साथ स्टडी करते हैं। तो माइक्रो जो है वो काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वहाँ पे हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। तो यूटिलिटी एनालिसिस ये जो टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ेंगे कंज्यूमर्स का। सर स्टार्ट करते हैं अभी, वैसे टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू एक एक लाइन रीड करके अच्छे से समझते जाएंगे चीज़ों को। तो पहले स्टार्ट करते हैं लेट रिकॉल, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने 11th में भी यूटिलिटी के बारे में समझा होगा, तो यहाँ पे कुछ रिकॉल कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में जो लिखा गया वो वांट्स के बारे में बोला गया है। वांट्स मतलब हमारी नीड, हमारी ज़रूरत है। अब होता क्या है, वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो हमारी नीड बन जाती है। मतलब जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक हमारी वो नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, उसी को हम वांट बोलते हैं। और वांट्स कैसे होते हैं सर? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, कभी ख़त्म होने नहीं वाले। थर्ड आ रहा है दे आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर किसको बोलते हैं? जो बार बार ऑकर होते रहो। तो ह्यूमन वांट्स कैसे होती है सर? एक वांट होगी, वो कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरी वांट अराइज होगी और ऐसे करके ये वांट्स जो है वो कभी ख़त्म होती नहीं ह्यूमन बींग्स की। हाँ, बट हर ह्यूमन बींग की वांट्स अलग होती है, डिफरेंट होती है, बेस्ड ऑन उसको क्या पसंद है, उसके लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं। तो ये डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसके लिए आपका फोर्थ पॉइंट क्या दिया गया है? दे डिफर विद एज, जेंडर, सीजन्स, हैबिट एंड कल्चर। तो बेस्ड ऑन एज, जेंडर, सीजन्स, हैबिट्स, कल्चर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी जो वांट है वो बदलती रहती है। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि लगभग यूटिलिटी का डेफिनेशन जैसा है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो अभी जो ऊपर 4 पॉइंट हमने पढ़े वो वांट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारी नीड क्या है, और अगर कोई कमोडिटी हमारी उस नीड को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम बोलते हैं कि उससे यूटिलिटी डिराइव हो रहा है। यानी एक प्रोडक्ट में अगर वो कैपेसिटी है कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि उस प्रोडक्ट से हमें यूटिलिटी डिराइव हो रही है। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। यानी कमोडिटी अगर उसमें वो पावर है, उसमें वो कैपेसिटी है कि वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, तो हम उसे कहेंगे कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, उससे हमें यूटिलिटी डिराइव हुई। तो ये था कुछ बेसिक अबाउट यूटिलिटी। तो सर अगेन ध्यान से सुनना कि हमारी अगर जो वांट्स है, अगर कोई प्रोडक्ट उतना कैपेबल है हमें वो वांट सेटिस्फाई करने में, तो हम उसको यूटिलिटी का टर्म देने वाले हैं। तो अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। You have been already introduced to the concept of utility in class 11th. This unit gives a detailed explanation of consumer behavior। ये देखिए सर, तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। हम कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे अपने डिसीजंस लेता है। तो अब सब कुछ सीखेंगे आगे। सर एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले, अब जैसे हमें पता है कि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, वो कभी एंड होती नहीं, बट उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमें ऑब्वियसली रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी और वो रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलता है, कौन से वो प्रोडक्ट्स है जो हमारी नीड फुलफिल कर पाते हैं, ताकि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जहाँ से यूटिलिटी डिराइव हो रहा है। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है कॉन्सेप्चुअली भी, क्योंकि हमें बताता है कि यूटिलिटी जहाँ से डिराइव होगा हमें रिसोर्सेज वहीं पे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगेन टू
मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें ये कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। देख सकते हो सर, तो जितने रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है हमें उन्हीं को यूज़ करके हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो जितना ऑप्टिमली हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उतना बेटर होगा। इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुली एट अ स्पेसिफिक टाइम। सर ऑब्वियस है, आप सारी डिमांड्स अपनी जो है, सारी नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर टाइम पर। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये जो लाइन है अपना, यूटिलिटी एनालिसिस explains a consumer behavior in relation to maximization of satisfaction। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक हमें क्या बताने वाला है, हमें कंज्यूमर का बिहेवियर समझ में आएगा इस टॉपिक से कि कैसे वो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी। आगे बढ़ते सर। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब यहाँ से सर ध्यान देना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक पहले भी था, ओल्ड सिलेबस में भी था, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा ध्यान यहाँ पे देना कि यूटिलिटी के फीचर्स क्या क्या है। और सबसे पहला फीचर आ रहा है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट में एक वर्ड दिख रहा होगा रिलेटेड, यानी रिलेटिव का मीनिंग होता है रिलेटेड। यानी यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करता है टाइम और प्लेस पे। याद रखना सर, जब भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ो तो आपके माइंड में दो चीज़ आनी चाहिए, एक तो टाइम और एक प्लेस। सर मीनिंग क्या है इसका? देखो सर, यूटिलिटी जो है वो टोटली टाइम पे डिपेंड करता है और प्लेस पे डिपेंड करता है। तो पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम पे कैसे यूटिलिटी डिपेंड करता है। सर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हमें यूटिलिटी देते हैं, यानी पर्टिकुलर टाइम पे हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला, रेनकोट्स के एग्जांपल ले लें, तो वो पर्टिकुलर रेनी सीजन में ही हमें यूटिलिटी देगा। एक बार रेनी सीजन खत्म हो गया उसके बाद ना तो हम रेनकोट्स यूज़ करते ना हम अम्ब्रेला उतना ज़्यादा यूज़ करते। तो वो जो वांट हमारी सेटिस्फाई करते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे। तो रेनी सीजन के टाइम में हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी यूटिलिटी बहुत अच्छा डिराइव होता है वो टाइम पे। बट अगेन जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाता है हमें इन प्रोडक्ट्स की नीड भी नहीं पड़ती। तो इसी को कहते हैं यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम। कुछ टाइम में हमें यूटिलिटी मैक्सिमम मिलता है, कुछ टाइम में हमें यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यूटिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। सर सेकेंड जो था कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन प्लेस। अब प्लेस की बात कैसे करेंगे सर? जैसे फॉर एग्जांपल विंटर सीजन्स में हम दो स्टेट को कंपेयर कर लेते हैं, एक महाराष्ट्र को और एक उत्तराखंड को, या जैसे उन स्पॉट्स को कंपेयर करते हैं, मनाली, शिमला, ये सब स्पॉट्स। अब हमें भी पता है कि मनाली, शिमला यहाँ पे स्नो एंड ऑल गिरता है, वहाँ पे कोल्ड वेदर जो काफ़ी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू महाराष्ट्र। तो अब सर मुझे आप बताइए कि वुलन क्लोथ की डिमांड कहाँ पे ज़्यादा होगी? क्या वो महाराष्ट्र में ज़्यादा होगी या मनाली, शिमला ऐसे कोल्ड एरियाज में ज़्यादा होगी? सर ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होगा वहाँ पे वो प्रोडक्ट ज़्यादा यूटिलिटी दे पाएगा। तो अगेन प्लेस पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, कहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा नीड है, अकॉर्डिंगली उस प्लेस पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा डिराइव होगी। सर प्रोडक्ट सेम है, देखो वुलन क्लोथ्स वही अगर हम महाराष्ट्र में सेल करेंगे तो शायद उतने ना बिके, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं कंपेयर टू कोल्ड प्लेसेस लाइक मनाली एंड शिमला। तो अगर मैं वही वुलन क्लोथ्स ऐसे एरिया में जाके सोल्ड करूँ, मनाली एंड शिमला जैसे एरियाज में, तो वो ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि वहाँ पे उनकी नीड है, वहाँ पे उनकी यूटिलिटी ज़्यादा डिराइव होगी कंपेयर टू मुंबई और ऐसे एरियाज में जहाँ पे कोल्ड वेदर उतना ज़्यादा होता नहीं। तो इस पॉइंट से हमने क्या समझा सर कि यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करता है टाइम पे और प्लेस पे। इसके लिए इसका पहला फीचर है कि यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये डिपेंड करता है टाइम और प्लेस पे। टाइम के ऊपर हमें यूटिलिटी कभी, जब जैसे रेनी सीजन का एग्जांपल दिया तो वो टाइम पे अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स हमें मैक्सिमम यूटिलिटी देते हैं, लेकिन एक बार रेनी सीजन चले गया उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की हमें नीड भी नहीं पड़ती। तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट आपको हमेशा ही उतनी ही यूटिलिटी दे। यही वो पॉइंट बोल रहा है कि यूटिलिटी इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, टाइम पे डिपेंड करता है और प्लेस पे डिपेंड करता है। सेकेंड फीचर पे आ जाते हैं सर। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब सब्जेक्टिव का अगेन सर सिंपल सा मीनिंग है कि एक तो आपको भी पता होगा कि हमारी ह्यूमन वांट्स जो है वो डिफर करती है।
इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो चीज़ें पसंद हो वही आपको पसंद हो। आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके हैबिट्स सब डिफरेंट हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि हमें क्या पसंद है, और ऑब्वियसली हमें जो पसंद होगा हम वही चीज़ें खरीदेंगे, यानी उन्हीं चीज़ों से हमें यूटिलिटी मिलता है। तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ें पसंद हो। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद होती है, वही सेम चीज़ें दूसरे ह्यूमन बींग्स को नहीं पसंद होती। यानी इसी को हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन हैबिट्स, बेस्ड ऑन टेस्ट, बेस्ड ऑन लाइक्स डिसलाइक्स अकॉर्डिंगली। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो डिफर करता है एज वाइज, जेंडर वाइज, अभी अभी हमने पहले भी पढ़ा था। तो अगेन जिसको जो पसंद है वो ऑब्वियसली उसको उसी से यूटिलिटी मिलती होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट है वो सबको ही यूटिलिटी दे रहा होगा, ज़रूरी नहीं है सर, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ किसी और को पसंद नहीं हो। जैसे हम बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, वेजिटेबल्स का अगर हम एग्जांपल ले लें तो बहुत सारे लोगों को, अगर एक वेजिटेबल का नाम लूँ मैं, करेला का जो वेजिटेबल है, तो हो सकता है कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो जिनको पसंद है उनको यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, और जिनको नहीं पसंद है उनको यूटिलिटी नहीं डिराइव हो रहा है। तो इसके लिए इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद हो वो दूसरों को भी पसंद हो। रीड कर लेते हैं सर। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट। ये सब अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। तो यही है जो डिफरेंस क्रिएट करता है कि यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, लाइक्स, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा, इन चीज़ों पे। और एक एग्जांपल भी दिया हुआ है डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि स्टेथोस्कोप जो है वो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ डॉक्टर के काम की चीज़ है, हमारे काम की तो है नहीं वो चीज़। तो डॉक्टर को उससे यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, बट एक लेमैन को थोड़ी उससे यूटिलिटी डिराइव होगा। तो ये होता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, डिफर करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट से सारे लोगों को यूटिलिटी डिराइव हो, वो डिपेंड करता है अपने लाइक, डिसलाइक, हैबिट्स एंड ऑल पे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। लेमैन मतलब आम इंसान। तो उसका स्टेथोस्कोप का हमें क्या नीड है, उसकी सबसे ज़्यादा नीड तो डॉक्टर को है। तो डॉक्टर को उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, हमें हैज़ लेमैन हमें उस प्रोडक्ट से कोई यूटिलिटी डिराइव नहीं होता। तो अगेन सेकंड जो फीचर था यूटिलिटी का वो था सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जिसमें वो टाइम और प्लेस पे रिलेट करता है। सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा कि डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। थर्ड पॉइंट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। सर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफ़ी, तो ध्यान से सुनना। सर हम जब यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम सही गलत की बात नहीं करने वाले। हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या आपकी वांट सेटिस्फाई हुई या नहीं, चाहे वो सही काम के लिए हो चाहे गलत काम के लिए हो। अगर आपकी वांट सेटिस्फाई हुई तो आपको यूटिलिटी डिराइव हुआ है। इसके लिए यहाँ पे बोला गया एथिकली न्यूट्रल। एथिकली का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। न्यूट्रल का मीनिंग होता है जिस जो कोई रिएक्शन ही ना करे। तो यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग क्या है कि चाहे आप सही काम करो या गलत काम करो, अगर उस काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिला यानी उससे यूटिलिटी डिराइव हुई, ये हम बोल सकते हैं। तो हम रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा सर। जैसे एग्जांपल में दे रखा है इन्होंने, नाइफ का एग्जांपल दे रखा है कि नाइफ जो है वो हर घर में किचन में यूज़ होता है टू कट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल। तो वो सही काम के लिए यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी यूटिलिटी डिराइव होती है। लेकिन वही नाइफ अगर हम किसी को हार्म करने के लिए यूज़ करें, किसी पे अटैक करने के लिए यूज़ करें, तो जो अटैक कर रहा है ऑब्वियसली उसका इंटेंशन वही थे, तो उसको भी यूटिलिटी डिराइव हुआ। बट क्या ये काम सही था? हार्म करने वाला जो काम था, किसी पे अटैक करने वाला काम, ये तो सर ऑब्वियसली एथिकली रॉन्ग है। बट यूटिलिटी को सही या गलत से कोई लेना देना नहीं होता। इसके लिए इस पॉइंट का हेडिंग ये है एथिकली न्यूट्रल। रीड करते हैं सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन. It is a morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर कि वो कमोडिटी अगर आपकी वांट सेटिस्फाई कर रही है तो उससे यूटिलिटी डिराइव हो रहा है। अब वो काम सही है या गलत है उससे कोई लेना देना नहीं होता यूटिलिटी का। डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल पे फोकस करना, आपको पूरा पॉइंट समझ आ जाएगा। For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. So देख सकते हो सर, अगर आप किचन में यूज़ करते हो टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो वो तो सही है, लेकिन अगर वही नाइफ आप किसी को हार्म करने के लिए यूज़ करते हो तो वो गलत है। लेकिन दोनों ही केस में वांट सेटिस्फाई हुई यानी यूटिलिटी डिराइव हुआ। बोथ वांट्स are of different nature but are satisfied by same commodity.
थर्स यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, यानी यूटिलिटी का सही गलत से कोई लेना देना नहीं होता। वांट अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आपको यूटिलिटी डिराइव हुआ, सिंपल। फोर्थ पॉइंट अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। तो हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि हम तो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल हो, तो उसी से यूटिलिटी मिलेगी, तो यूटिलिटी और यूज़फुलनेस तो सेम सेम हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे भी मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बट लोग फिर भी कंज्यूम करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लिकर हो गया, सिगरेट हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बट जिन लोगों को इनका एडिक्शन होता है सर, उनको तो इनसे यूटिलिटी डिराइव हो ही रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो प्रोडक्ट यूज़फुल है तो ही आपको उससे यूटिलिटी डिराइव होगी। ये हम पॉइंट में पढ़ेंगे। इसके लिए इस पॉइंट का नाम ही क्या है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अभी अभी हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर वो प्रोडक्ट में कैपेसिटी है मेरे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो उसको यूटिलिटी बोलेंगे। वेर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू। सर याद रखना, यूजफुलनेस हम कब बोलते हैं किसी प्रोडक्ट को, जब उस प्रोडक्ट से हमें कुछ डिराइव हो, कुछ अच्छा मिले, कुछ वैल्यू मिले, मतलब वो यूजफुल हो हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी हैज़ वेल एज यूजफुलनेस। तो अगर कोई मिल्क कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और यूटिलिटी भी डिराइव हो रहा है, तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों मिला। लेकिन सर अ कंज्यूमर वाइल लिक्वर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूजफुलनेस। तो ये वाला लाइन भी समझना आपको और अच्छे से समझेगा। तो अगर हम लिक्वर की बात करें तो यूटिलिटी तो डिराइव हो रहा है जिसको एडिक्शन है उन चीज़ों का, लेकिन क्या ये चीज़ कोई भी एंगल से आपके बॉडी के लिए यूज़फुल है सर? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बट फिर भी यूटिलिटी तो डिराइव हुआ। इसके लिए इस पॉइंट का हेडिंग ही क्या था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉडी को यूज़फुल हो तो ही आप परचेज़ करो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी परचेज़ किए जाते हैं जिनसे यूटिलिटी डिराइव हो जाती है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़े। फीचर नंबर 5 और 5th फीचर अगेन इंटरेस्टिंग है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। सर अगेन कन्फ्यूजन होगा कि हम तो वही चीज़ें खरीदेंगे जिसमें हमको खुशी मिले, तो अगेन हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूटिलिटी का कनेक्शन प्लेजर के साथ है, खुशी के साथ है। सर अगेन ऐसा नहीं है। सर पहले एग्जांपल दे देता हूँ फिर हम रीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कभी कभार मेडिसिन देता है या कभी कभार इंजेक्शन देता है। अब इंजेक्शन में यूटिलिटी है, यानी वो आपको ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। हमने क्या पढ़ा था, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो वो इंजेक्शन में वो पावर है कि वो हमें ठीक कर सकता है, यानी उसमें यूटिलिटी तो है। लेकिन क्या वो इंजेक्शन आपको किसी भी एंगल से किसी भी टाइप का एन्जॉयमेंट या प्लेजर देता है क्या सर? ऑब्वियसली नहीं देता है। हार्डली कोई लोग होंगे ऐसे जिनको इंजेक्शन लेना पसंद हो। तो यूटिलिटी तो डिराइव हुआ बट प्लेजर डिराइव नहीं हुआ, यानी वो प्रोडक्ट हमारा वांट सेटिस्फाई कर पा रहा था बट वो लेते टाइम हमें किसी भी टाइप का कोई प्लेजर नहीं मिला। तो इसके लिए इस पॉइंट का नाम क्या है सर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। रीड कर लेते हैं। अ कमोडिटी मे possess यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। तो वो प्रोडक्ट में कैपेसिटी तो होगा लेकिन वो आपको खुशी दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन for a patient has utility because it cures the ailment but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him। यानी वो इंजेक्शन आपकी तकलीफ तो दूर कर देगा, आपको ठीक तो कर देगा, लेकिन वो इंजेक्शन लेते टाइम आपको किसी भी टाइप का कोई प्लेजर या एंजॉयमेंट नहीं मिलने वाला। तो पॉइंट नंबर 5 था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अगला पॉइंट है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। सर हम तो डेफिनेशन में बार बार पढ़ रहे हैं कि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, अगर हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है, अगर उसमें कैपेसिटी है तो उसी को यूटिलिटी बोलेंगे। तो ये पॉइंट तो डिफर कर रहा है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। सर बहुत मामूली सा डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, हालांकि लगते दोनों इंटर रिलेटेड ही है, लेकिन आप समझना इस चीज़ को कि यूटिलिटी इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने की सोच रहे हैं क्योंकि हमें उससे यूटिलिटी डिराइव होने वाला है,
तभी हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की सोच रहे हैं। जैसे अगर हम हमें प्यास लगी और हम एक पानी का ग्लास पीने जा रहे हैं, तो हम वो पर्पस क्या था, यूटिलिटी, क्या हमें वो चाहिए। लेकिन सेटिस्फैक्शन किसको बोलते हैं, जब पानी का ग्लास आपका पूरा पी के हो गया है, क्या आपकी वांट फुलफिल हुई या नहीं हुई, उसी को सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। यानी हम सिंपली दो टर्म में बात करें, यूटिलिटी इनिशियल पॉइंट होता है और सेटिस्फैक्शन एंड पॉइंट होता है। पढ़ लेते सर। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। देखो ये वर्ड को अच्छे से समझना। कॉज मतलब हम शुरुआत क्यों करते हैं, हमने कंजम्पशन का शुरुआत किया बिकॉज ऑफ यूटिलिटी। लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है वो शुरुआत में नहीं पता चलेगा, वो तो आप पूरा प्रोडक्ट कंज्यूम कर लोगे उसके बाद पता चलेगा कि आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। इसके लिए यूटिलिटी को कॉज बोला जाता है और सेटिस्फैक्शन को एंड रिजल्ट बोला जाता है। दे आर इंटर रिलेटेड but still different concept. For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has a capacity to satisfy thirst. तो देख सकते हो सर, तो हमने वही था, अगर हमें प्यास लगी है तो हम ऑब्वियसली पानी पियेंगे क्योंकि उसमें ही कैपेसिटी होता है हमारी वांट को पूरी कर पाने के लिए। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट। तो देख सकते हो, प्यास लगी तभी तो हम गए उसके पास, यानी यूटिलिटी चाहिए थी तो हमने पानी का ग्लास पिया। अब वो पीने के बाद क्या हमारी प्यास, अभी हमें और पानी की नीड है या हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, वो डिपेंड करता है एंड रिजल्ट के बाद। जब आप पूरा पानी का ग्लास पी लेते हो उसके बाद पता चलता है कि आपकी वांट सेटिस्फाई हुई कि नहीं, इसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। तो सिंपली कैसे याद रखना है सर, यूटिलिटी इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है कंजम्पशन का, और सेटिस्फेक्शन एंड पॉइंट होता है कंजम्पशन का। तो फीचर नंबर 7 पढ़ते हैं यूटिलिटी का, और यहाँ पे आ रहा है 7th फीचर, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यानी इस पॉइंट का मीनिंग है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते सर इन नंबर्स। तो याद रखना सर, यूटिलिटी मेजर नहीं किया जा सकता नंबर्स में। और ऑब्वियसली बात है सर, आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, अब उस प्रोडक्ट से आपको कितना यूटिलिटी मिला या आप नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। हम थोड़ी बोल सकते हैं कि 10 यूटिलिटी, 9 यूटिलिटी, हमें वो नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे कितना यूटिलिटी मिला, बिकॉज यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता इन नंबर्स। यानी कार्डिनली हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। हाँ, एक फीलिंग होता है जो हम मेजर कर सकते हैं, वो होता है कि हमें उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिली या लो यूटिलिटी मिली। यानी हम उसको ऑर्डिनरीली मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हायर और लोअर। तो अगर एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके मुझे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिली तो मैं बोलूँगा हायर यूटिलिटी डिराइव हुआ। बट अगर उससे यूटिलिटी नहीं मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि लोअर यूटिलिटी डिराइव हुआ। अब अगर किसी प्रोडक्ट से बहुत ही नेगेटिव यूटिलिटी मिलता है तो हम उसको सीधा टर्म दे देते हैं डिस यूटिलिटी, मतलब बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिला, इनफैक्ट नेगेटिव यूटिलिटी डिराइव हुआ। तो ये अपना पॉइंट नंबर 7 है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। रीड करते सर। यूटिलिटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर। तो ये देख सकते हो, ऑर्डिनरीली हम मेजर कर सकते हैं सर इसको, हायर यूटिलिटी और लोअर यूटिलिटी, बट नंबर्स में डिराइव नहीं कर सकते। Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero या negative। तो अगर आपको यूटिलिटी डिराइव हुआ है उससे तो हम पॉजिटिव यूटिलिटी बोलेंगे, अगर आपको यूटिलिटी डिराइव नहीं हुआ है तो हम जीरो यूटिलिटी बोलेंगे, और अगर आपका यूटिलिटी नेगेटिव में चले जाता है तो उसको हम डिस यूटिलिटी बोलेंगे। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 7, फीचर नंबर 7। अब बढ़ते हैं फीचर नंबर 8 पे, और ये काफ़ी सिंपल है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपकी मल्टी पर्पज़ के लिए भी, आपकी बहुत सारी वांट्स पूरी कर सकते हैं वो, तो यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ भी हो सकता है। काफ़ी सिंपल पॉइंट है सर। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजर्स। तो अगर वो बहुत सारे लोगों की नीड पूरी करता है तो वो मल्टीपर्पज़ हुआ, बहुत सारे काम हमारे कर देता है, सेवरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो अगेन वो मल्टीपर्पज़ हुआ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे रखा है सर, देखो फॉर एग्जांपल, electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point of time। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी लोगों की वांट्स फुलफिल करता है और बहुत सारे काम भी किए जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो यूटिलिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज मल्टीपर्पज। सिंपल पॉइंट है सर, काफ़ी बेसिक है। पॉइंट नंबर आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ, और 9th पॉइंट है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। कितना अर्जेंट है सर उसके ऊपर।
तो अगर वो प्रोडक्ट का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो हमको उससे यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिराइव होने वाली है। लेकिन अगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना अर्जेंट नहीं है, तो हो सकता है यूटिलिटी आपको ना मिले या कम यूटिलिटी मिले। तो पॉइंट रीड करते सर। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। तो देख सकते हो अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इंटेंस है वो वांट, तो हमें उससे यूटिलिटी भी मैक्सिमम डिराइव होता है, यानी ग्रेटर डिराइव होगा। हैज़ एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस, हो अगर ऐसा हुआ कि अब वो अर्जेंट नहीं है या नॉर्मल सी नीड है, उसकी ज़्यादा कुछ अर्जेंट है नहीं, तो हो सकता है हमें यूटिलिटी काफ़ी कम मिले या गिरते जाए यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी डिमिनाइजेस। फॉर एग्जाम्पल, हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर एक हंग्री पर्सन है उसको कौन से प्रोडक्ट में उसकी वांट सेटिस्फाई होगी? फूड में। तो उसको वो टाइम पे जब वो हंग्री है उसको यूटिलिटी जो मिलेगी वो फूड से मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी, कंपेयर टू एक ऐसा पर्सन जो हंग्री नहीं है, जिसको हाल फिलहाल भूख नहीं लग रही। तो ऑब्वियस सी बात है वो फूड की सर्च में नहीं रहेगा अगर वो हंग्री नहीं है। तो यूटिलिटी जो है वो एक हंग्री पर्सन को ज़्यादा मिलेगा फूड से, कंपेयर टू एक ऐसा पर्सन जिसको अभी भूख नहीं है। तो वही इस पॉइंट का पर्पस था, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। 10th पॉइंट और लास्ट फीचर, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। और अगला चैप्टर जो अपना होगा वो डिमांड ही होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड 12th के लिए। तो पढ़ लेते हैं कि बेस कैसे बनता है यूटिलिटी। सर डिमांड किसको बोलते हैं? जो चीज़ें हम खरीदने जाएंगे। बट हम कौन सी चीज़ें खरीदने जाएंगे सर? जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई हो, सीधी सी बात है। तो यूटिलिटी ही हमारा बेस बन जाता है डिमांड के लिए। अब पर्सन, पहले अंडरलाइन कर लेना। A person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicines. तो जब नीड पड़ेगी तभी तो खरीदने जाएंगे। तो डिमांड हम कब करते हैं प्रोडक्ट का? जब उससे हमको यूटिलिटी डिराइव हो। सिंपल पॉइंट। तो ये थे सर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, 10 पॉइंट्स थे टोटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अच्छे से रीड करना है इसको, बार बार देखना है इस वीडियो को। अब यूटिलिटी के सेकंड कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं सर, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो अभी हमने जो पढ़ा वो फीचर था, अब हम टाइप्स पढ़ते हैं सर। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। और ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स वगैरह दे रखे हैं, तो आप जल्दी समझ पाओगे इन चीज़ों को। सर पहले पिक्चर पे फोकस करते हैं, फिर हम पॉइंट रीड करेंगे। जैसे आप देख सकते हो एक वुड से फर्नीचर बनाया गया है, इस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया कि फर्नीचर को शेप दे के, वुड को शेप दे के, कलर दे के, उसके आकार को बदल के, उसके फॉर्म को बदल के, उस वुड के फॉर्म को हमने बदल के फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे हमने क्या किया? इससे हमने उसका पूरा फॉर्म चेंज कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो फर्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी का मानना क्या है? When utility is created due to change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. तो जब हम उसका फॉर्म बदल दे, जैसे देख सकते हो सर ट्री का जो वुड है, अब इमेजिन करो सर अगर ये वुड ही हम डायरेक्टली अपने घर पे लेके आए तो क्या ये यूटिलिटी देगा क्या हमें? सर ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट वुड कैसे यूटिलिटी देगा? हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फर्नीचर, तब जाके हमें उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी डिराइव होती है। तो जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं मोर यूजेबल प्रोडक्ट्स में, तो उससे हमको यूटिलिटी जो डिराइव होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। तो फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, तो हम जब एग्जिस्टिंग मटेरियल के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, उसके शेप को बदल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड एक्सेट्रा। तो देख सकते हो जो खिलौने बने होते हैं क्ले से, तो क्ले से जब तुमने टॉय बना दिया तो अब टॉय को हम यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें यूटिलिटी डिराइव होगी। वैसे ही फर्नीचर जो बनाया जाता है वुड से, उस फर्नीचर को यूज़ करके हमें यूटिलिटी डिराइव होगी। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, जब हम उसका स्ट्रक्चर बदल दें। तो ये फर्स्ट टाइप था फॉर्म यूटिलिटी। अब सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकेंड टाइप प्लेस यूटिलिटी। सर फीचर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट फीचर जो था वो था रिलेटिव यूटिलिटी, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि वो टाइम और प्लेस पे डिपेंड करता है। तो आपके दो पॉइंट तो वहीं पे आ गए, एक आ गया प्लेस यूटिलिटी और एक आ गया टाइम यूटिलिटी। अभी हम प्लेस यूटिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जब हम उसकी जगह बदल देते हैं, चेंज इन प्लेस, और जगह बदलने की वजह से उसमें उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी जब बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी।
जैसे सर उधर वो पॉइंट में हमने एक एग्जांपल किया था कि महाराष्ट्र इतना कोल्ड एरिया नहीं है जितना मनाली और शिमला है। तो अगर हम वुलन क्लोथ्स महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर करके अगर उसकी जगह बदल दें, उन वुलन क्लोथ्स को हम मनाली या शिमला लेके जाके सोल्ड करें तो ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव होगा कंपेयर टू हम महाराष्ट्र में उसको बेचें तो जब हम प्लेस बदल देते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम कश्मीर के एप्पल्स की। तो अगर वो कश्मीर के एप्पल जो है वो ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं कश्मीर से, तो वहाँ पे उनकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। कश्मीर में तो सर कॉमन है, बट दूसरे स्टेट्स में जब वो एप्पल आता है तो उससे यूटिलिटी ज़्यादा डिराइव होती है। हमने क्या किया इसमें, हमने खाली जगह बदल दी, चेंज इन प्लेस। तो जब हम प्लेस चेंज कर देते हैं और जब उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हो सर, मैंगोज का एग्जांपल दे रखा है, फिर मैप दे रखा है, यानी आप प्लेस बदल रहे हो उस प्रोडक्ट की। और सर प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम किसकी हेल्प लेते हैं सर, ट्रांसपोर्ट की, याद रखना। तो जब हमें एक प्रोडक्ट यहाँ से कोई और प्लेस पे पहुँचाना होता है तो हम उसमें हेल्प लेते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की। तो ये भी नीड पड़ेगी, हम देखते हैं आगे, रीड करते हैं अब इस टॉपिक को। प्लेस यूटिलिटी, सेकेंड टाइप ऑफ यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस, याद रखना सर, आपने प्लेस बदल दी और उसके वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसको हम प्लेस यूटिलिटी बोलेंगे। इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस देन एट वार्म प्लेसेस। तो वही हमने कहा कि इनकी नीड जो है, वुलन क्लोथ्स की नीड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है जहाँ पे एरिया ज़्यादा कोल्ड हो, तो वहाँ पे वो ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव करेंगे। लेकिन सर मान लो अगर वो जो प्लांट है जहाँ पे वुलन क्लोथ्स बनते हैं ये अगर महाराष्ट्र में है तो सर, तो महाराष्ट्र से मनाली कैसे पहुँचाया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगला लाइन पढ़ो, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। तो ये जो यूटिलिटी क्रिएट कौन करता है, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचाना में हेल्प हमें कौन करता है, ट्रांसपोर्ट। तो ये था आपका सेकेंड फीचर, सेकेंड टाइप प्लेस यूटिलिटी। तो पहला टाइप हमने फॉर्म यूटिलिटी देखा, सेकेंड टाइप प्लेस यूटिलिटी। थर्ड टाइप देख सकते हैं और इसमें एक डॉक्टर का पिक्चर दिया गया, तो पढ़ते सर, इसका हेडिंग है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशंस, फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा। बहुत सिंपल पॉइंट है सर, अगर आप बीमार पड़े हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको ट्रीट करता है, तो डॉक्टर आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बदले में आप उस डॉक्टर को फीस पे करके आते हो। सेम अगर आपके तरफ से लॉयर को हम अपॉइंट करते हैं केस लड़ने के लिए, तो वो लॉयर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर सर्विस से जो हमारी वांट सेटिस्फाई होती है उसको हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। वैसे ही जब हम क्लासेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो टीचर हमें पढ़ा रहे होते हैं, तो अगेन हमारी जो पढ़ने की नीड है, वांट है, वो सेटिस्फाई कौन कर पा रहा है, टीचर्स। तो जब हम पर्सनल सर्विसेज लेते हैं जिससे हमारी वो पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाई हो, उसको हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। सिंपल पॉइंट है, सर्विसेज। सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशंस। तो उसमें देख सकते हो प्रोफेशन का नाम भी दे रखा है, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स। सिंपल है सर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप आ रहा है नॉलेज यूटिलिटी, जिसमें आप देख सकते हो फोटो में दिखाया गया है कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, यानी नॉलेज ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अगर ध्यान से हम देखें तो। When a consumer acquire knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि सर जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीद के आते हैं तो हम उसको इनिशियली तो उतना अच्छे से नहीं चला पाते, बट टाइम के साथ हम उसको यूज़ करना, हम उसको अच्छे से सीख लेते हैं, अलग अलग फीचर्स उसके, उसमें क्या क्या अलग अलग फंक्शंस है, वो सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं। तो होता क्या, इस दौरान हम उस प्रोडक्ट का नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। तो जब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। तो अगेन पढ़ लेते हैं सर इस पॉइंट को। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप उस प्रोडक्ट की नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, उससे जो यूटिलिटी डिराइव हो रहा है उसको हम नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, एक मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर को हम जब सीखते जाते हैं, उसके वेरियस फंक्शंस को समझते जाते हैं, तो हमको ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव होते रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कर रहे थे हम, और 4 टाइप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसका 5th टाइप है सर, पोजीशन यूटिलिटी।
पोजीशन यूटिलिटी में आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, एक डायग्राम जो है उसमें ये दिख रहा है कि दो कंज्यूमर्स परचेज कर रहे हैं फ्रूट्स। अब इस पिक का मीनिंग क्या है सर? वैसे तो काफ़ी सिंपल है पोजीशन यूटिलिटी। इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसके ओनर बन जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, जैसे हम खरीदते हैं तो उसके ओनर कौन बन जाते हैं सर? हम। और जब तक हमने नहीं खरीदा था उसके ओनर कौन थे? सेलर। तो जैसे हमने वो प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, उसका पोजीशन हमारे पास आ गया है, हम उसके ओनर बन चुके हैं। तो जब हम उस पर्टिकुलर गुड्स का पोजीशन बदल दे या ओनरशिप बदल दे तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। पढ़ लेते हैं सर। पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड इज ट्रांसफर्ड। अंडरलाइन देख लेना आप अच्छे से। ये ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डायग्राम में भी देख सकते हो, सेलर से फ्रूट खरीदा जा रहा है, तो ये फ्रूट जब कंज्यूमर के पास आ जाएंगे तो वो ओनर बन जाएंगे। तो इससे जो यूटिलिटी मिला उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन यूटिलिटी। एग्जाम्पल में भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। बहुत सिंपल है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं किसी भी शॉप से, तो जैसे हम वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, हमको जो यूटिलिटी डिराइव होता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। सिंपल है सर। और टाइप्स का लास्ट यूटिलिटी जो है टाइम यूटिलिटी। तो हमने प्लेस यूटिलिटी पढ़ा था, अब हम टाइम यूटिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और ये लास्ट टाइप है। When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. सर जब मैं फीचर्स पढ़ा रहा था उसमें फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था, अगर याद आ रहा होगा तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जिसमें यही पढ़ा था कि जब हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टाइम बदल दे या चेंज इन टाइम में या चेंज इन प्लेस में यूटिलिटी डिपेंड करता है। जैसे अम्ब्रेला और रेनकोट की बात हो रही थी वहाँ पे कि रेनी सीजन्स में तो उनसे मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव होता है, बट रेनी सीजन खत्म होते ही हमें वो प्रोडक्ट यूजलेस जैसे लगने लगते हैं क्योंकि उनसे कोई यूटिलिटी डिराइव भी नहीं होता। हमारी जो वांट सेटिस्फाई होती है वो ड्यूरिंग रेनी सीजन होती है अम्ब्रेला और रेनकोट के थ्रू। तो वो टाइम पे जो यूटिलिटी डिराइव होती है, जब टाइम बदल जाता है और उससे जब हमें यूटिलिटी डिराइव होती है उसको हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। डिपेंड्स ऑन टाइम। रीड करते हैं सर। When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. जैसे अगर हम अम्ब्रेला विंटर्स में कुछ काम का है नहीं वो, तो यूटिलिटी तो डिराइव होगा ही नहीं उससे, लेकिन वही अम्ब्रेला रेनी सीजन में काफ़ी काम का बन जाता क्योंकि टाइम बदल गया। इट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेस्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन द वेकेशन। तो ये भी एग्जाम्पल काफ़ी सही है। वेकेशंस में हार्डली कोई पढ़ाई करता है क्योंकि कुछ है ही नहीं पढ़ने को, तो वो टाइम पे बुक से थोड़ी आपको यूटिलिटी मिलेगा। बट ड्यूरिंग एग्जाम्स हम बुक से पढ़ते रहते हैं पूरे दिन क्योंकि हमें हमारी वांट जो है वो बुक से ही सेटिस्फाई होती है। तो ये टाइम बदलने के वजह से यूटिलिटी जो चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है नीचे ब्लड बैंक का। जैसे ऑब्वियसली अगेन ये एग्जाम्पल भी ईजी है कि हमें जब ब्लड की नीड पड़ती है तभी तो हम जाएंगे वो ब्लड लेने के लिए। जब हमें समझो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को ब्लड की नीड पड़ रही है, तभी हम वो ब्लड खरीदने जाएंगे ब्लड बैंक के थ्रू। ऐसे तो हम परचेज करेंगे नहीं, तो जब उसकी नीड पड़ेगी तब करेंगे, जब उसका टाइम आएगा। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एज अ टाइम ऑफ स्कैरसिटी। तो उनको स्टोर कर लेंगे और जब टाइम आएगा तब हम उनको बाहर यूज़ कर लेंगे। जैसे देखो सर, रेनकोट का प्रोडक्शन तो चल रहा ही होगा, लेकिन रेनकोट्स बिकते कब है? रेनी सीजन में। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रेनी सीजन में उनका प्रोडक्शन चालू होगा, प्रोडक्शन तो पूरे साल चलते रहता है। तो स्टोर करने के लिए हमें सर किन की नीड पड़ेगी? वेयर हाउस की। ये पॉइंट शायद टेक्स्ट बुक ने मिस कर दिया है कि जैसे हमने प्लेस यूटिलिटी में क्या पढ़ा था, प्लेस यूटिलिटी में हम किसकी हेल्प लेते हैं? ट्रांसपोर्ट की। वैसे याद रखना सर, टाइम यूटिलिटी में हम हेल्प लेते हैं वेयर हाउसेस की। तो टाइम यूटिलिटी में हमें किसकी नीड पड़ेगी सर? वेयर हाउस की, क्योंकि ये जो गुड्स बन रहे हैं इनका टाइम आएगा तब हम इनको यूज़ करेंगे, तो तब तक इन्हें कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा? वेयर हाउसेस में। तो ये था सर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें 6 टाइप हमने पढ़े। पहला टाइप था फॉर्म यूटिलिटी, जिसमें तो हम वुड से फर्नीचर कन्वर्ट कर रहे थे, तो जब हम स्ट्रक्चर बदल देते हैं उससे जो यूटिलिटी डिराइव होता है उसको फॉर्म यूटिलिटी। देन हमने पढ़ा प्लेस यूटिलिटी, जगह बदलने के वजह से जब यूटिलिटी बढ़ जाता है उसको हम प्लेस यूटिलिटी में बोलते हैं। फिर हमने देखा सर्विस यूटिलिटी, जब टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर आपको ट्रीट करता है, लॉयर आपके बिहाफ पे केस लड़ता है, तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव होता है वो सर्विस यूटिलिटी। देन हमने पढ़ा नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज मतलब हम जब किसी चीज़ के बारे में सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं,
तो उससे हमको जो यूटिलिटी डिराइव होता है उसको हम नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। फिर अभी हमने पढ़ा पोजीशन यूटिलिटी, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ओनर हम बन जाते हैं, यानी उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन यूटिलिटी। और अभी हमने जो पढ़ा वो था टाइम यूटिलिटी, कि जब टाइम बदलने की वजह से वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसको हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। जैसे अगेन वही विंटर सीजन में अम्ब्रेला कोई काम का नहीं है, बट रेनी सीजन में काफ़ी काम का बन जाता है, तो रेनी सीजन के टाइम पे अम्ब्रेला की यूटिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ टाइम। बट इनको स्टोर तो करना पड़ेगा, बना बना के रखेंगे कहाँ पे जब तक ये यूज़ नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हमको नीड पड़ती है वेयर हाउसेस की। इसके बाद वाले वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे सर। आज के वीडियो में आपको फीचर्स और टाइप्स अच्छे से पढ़ना है। आगे आने वाला वीडियो और इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम ग्राफ्स एंड ऑल भी करने वाले, डायग्राम्स वगैरह बनाने वाले। तो अब इसके लिए आप पहले फीचर्स और टाइप्स अच्छे से पढ़ लो, देन अगले वीडियो में हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस चैप्टर को ट्राई करेंगे ख़त्म करने के इन 3 पार्ट्स। तो ये फर्स्ट पार्ट है। थैंक यू।